ऐसा माना जाता है कि जिंदगी और मौत के बीच में एक जगह होती है, एक ऐसी जगह जहाँ पर घड़ियां रुक जाती हैं और अंधेरा सिर्फ बाहर तक ही नहीं रहता बल्कि आपके अंदर भी घुस जाता है। और आज की डरावनी कहानी एक ऐसे ही घर की है, या फिर कहें कि एक ऐसे ही वीरान हवेली की है। एक ऐसी वीरान हवेली जिसे लोग अक्सर काल घर के नाम से जानते हैं। और ऐसा माना जाता है कि कोई इंसान तो छोड़ो, वहाँ पर जानवर भी जानने की हिम्मत नहीं करता है, क्योंकि वहाँ पर जो जाता है वो लौट कर नहीं आता है। लेकिन इस कहानी में आगे बढ़ने से पहले एक वार्निंग दे दूं कि हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे डर बढ़ता जाएगा। और अगर आप ये कहानी रात में सुन रहे हो तो चांसेस हैं आपको ऐसा महसूस होगा कि आपके ही रूम में आपके अलावा कोई और भी है। इसलिए अगर आप इस वीडियो को रात में देख रहे हो तो अपने रिस्क पर देखना। गाइस, ये कहानी है बिहार की। बिहार के फगवा गांव में एक बहुत ही प्यारी सी हवेली हुआ करती थी। एक हवेली जो थी ठाकुर रघुनाथ सिंह परिवार की। दरअसल ये जो रघुनाथ सिंह था ये बहुत ही अमीर जमींदार था। लेकिन कहते हैं ना, जो चीज जैसी दिखती है वैसी होती नहीं है। बाहर से तो इस ठाकुर रघुनाथ का फेस एकदम चमकता था, लेकिन उसका जो दिल था वो बहुत ही काला था। हमने अक्सर पुराने जमाने की कहानियां सुनी हैं जिसमें हमने जाना है कि एक जमींदार अमीर कैसे बनता है, गरीबों को लूट के, गरीबों के साथ अन्याय करके, जबरदस्ती के टैक्स लेकर। और ठाकुर रघुनाथ सिंह भी एक ऐसा ही अमीर जमींदार था। लेकिन एक और चीज थी जो इस ठाकुर रघुनाथ को बहुत ही ज्यादा खूंखार बनाती थी, और वो थी कि करप्ट होने के साथ साथ ये निर्दयी भी था। यानी जो भी इसके रास्ते में आता था उसे ये बिना सोचे समझे जान से मार देता था। और एक दिन कुछ ऐसा ही हुआ जिसकी वजह से कहानी डरावनी कहानी बनी। दरअसल ठाकुर रघुनाथ की एक बेटी भी हुआ करती थी जिसका नाम था सुमन। और सुमन अपने पिताजी से एकदम अपोजिट थी। मतलब जहाँ ठाकुर रघुनाथ एकदम निर्दयी था, करप्ट था, वहीं पर सुमन एकदम दयालु दिल की थी। उसे कुछ भी पता चलता था कि उसके पिताजी ने ऐसा कुछ किया है तो वो जाकर किसी तरीके से उस धन को चुपके से दे आती थी उस गरीब परिवार को, या फिर जिस भी तरीके से मदद हो पाए वो करती थी। लेकिन एक दिन खबर आती है कि सुमन गायब हो गई। कहानियों की अगर माने तो ऐसा माना जाता है कि ये जो ठाकुर रघुनाथ था ये सुमन से बहुत नफरत करता था, क्योंकि कई बार इस लेवल तक भी बात पहुंच चुकी थी कि सुमन उसकी पूरी पोल खोलने वाली थी। वो पुलिस के पास जाने वाली थी, कमिश्नर के पास जाने वाली थी। एंड इसीलिए ठाकुर रघुनाथ ने एक प्लान बनाया, एक प्लान जिसमें वो सुमन की एक गलती निकालेगा और उसके बेसिस पे उसको इस दुनिया से हटा देगा। उसने अपने गुप्तचरों को सुमन के पीछे लगाया, और जब गुप्तचरों को पता चला कि उसका एक बॉयफ्रेंड है तो उसके नाम पर सुमन को बदनाम करने की कोशिश की गई। ठाकुर रघुनाथ का प्लान सिंपल था कि उन दोनों को ही एक रूम में बंद किया जाए, उन्हें मारा पीटा जाए और उन्हें भूखा छोड़ दिया जाए ताकि वो मर जाएं। लेकिन ठाकुर रघुनाथ जब अपने गुप्तचरों के साथ उनसे मिलने गया उस रूम में तो वो देखता है कि दोनों ही हाथ पकड़ के खड़े थे। वो निडर खड़े थे और सुमन बस इतना बोल रही थी कि पिताजी, आप लोगों पर तो अत्याचार कर सकते हैं, लेकिन आपको अपनी बेटी पर अत्याचार करने से शर्म आनी चाहिए। ये सुनते ही ठाकुर रघुनाथ का खून गर्म हो गया, उसे गुस्सा आ गया और उसने उन दोनों को ही बेड से बांध दिया और बेड पर पेट्रोल डाल के उसमें आग लगा दी। इस कहानी के मुताबिक ऐसा माना जाता है कि दुनिया का ये इकलौता ऐसा बाप था जो अपनी बेटी को जलते हुए देख रहा था। और जब वो बेटी पूरी तरीके से जल गई तो वो उतने में रुका नहीं, उसने बाहर आकर ये खबर फैलाई कि ये जो सुमन थी ये उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रही थी, यानी अपने पिता के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रही थी। और इसीलिए उसने इस सुमन को शहर से निकाल दिया। लेकिन सच्चाई क्या है वो तो सब जानते हैं। इस वक्त के बाद से ऐसा माना जाता है कि उस हवेली में सुमन की आत्मा भटकने लगी और धीरे धीरे करके ना सिर्फ अपने पिता को बल्कि उसने हवेली के सारे ही लोगों को एक एक करके मार दिया। क्योंकि कहानी के मुताबिक ऐसा माना जाता है कि काफी सारे ऐसे लोग थे जिनको पता था कि सुमन की गलती नहीं है, स्पेशली उनकी माँ को। लेकिन क्योंकि ठाकुर रघुनाथ का खौफ इतना था, सब उससे डरते थे और कोई भी सुमन को बचा नहीं पाया। और ऐसा माना जाता है गाइस कि सुमन का ये जो गुस्सा है ये अभी तक शांत नहीं हुआ है और आज भी वो इसी हवेली में भटकती है। दिन बीते, महीने बीते, साल बीत गए, उस हवेली में अब कोई नहीं रहता है। वो हवेली एक खंडर हवेली है, लेकिन अक्सर लोग वहाँ पर मज़े लेने के लिए जाते हैं। और वैसे ही इस कहानी में एंट्री होती है अजय की। अजय हमेशा से एक ऐसा इंसान था जो बहुत ही प्रैक्टिकल था, लेकिन प्रैक्टिकल होने के साथ साथ उसके अंदर एक गलत चीज़ भी थी। वो गलत चीज़ ये थी कि जिस चीज़ को वो देखता नहीं था उसका वो मजाक उड़ाता था, चाहे वो भगवान हो या फिर शैतान। और उसे जब पता चला कि ये जो काल घर है इसके अंदर ऐसी कोई कहानी है तो उसने अपने दोस्तों से बोला कि मैं यहाँ जाकर ना इस कहानी को एक्सपोज करता हूँ। और इस चीज़ में वो अकेले नहीं गया। मैंने बोला ना, लोग यहाँ पर मज़े लेने जाते थे। वो अपनी प्रेमिका मीना के साथ गया। अब मीना वैसे थोड़ी सेंसिबल लड़की थी, क्योंकि लड़कियां होती ही हैं सेंसिबल। उसने अजय को मना किया कि देखो भाई, मैं नहीं जा सकती, लेकिन फिर भी क्योंकि वो अजय के साथ प्रेम में थी तो अजय के काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट करने पर वो मान जाती है और वो चल पड़ते हैं बिहार के काल घर की तरफ। हवेली के गेट पर जैसे ही वो पहुंचते हैं वो देखते हैं कि उनके सामने एक विशाल सी हवेली है
एक हवेली जिसके सामने एक बहुत बड़ा सा गेट है, लेकिन उस लोहे के गेट का रंग पूरे तरीके से उड़ा हुआ है, उसी तरीके से जिस तरीके से उस हवेली का रंग उड़ा हुआ है। जैसे ही ये दोनों अंदर जाते हैं वैसा कुछ फील नहीं होता इन्हें। ऐसा लगता है कि जैसे हम किसी नॉर्मल घर में घुसते हैं वैसा ही एक घर है। लेकिन तभी अचानक से एक स्मेल आने लगती है, एक स्मेल जो हवेली के एक कोने से आ रही थी। और जैसे जैसे वो उस स्मेल की तरफ जा रहे थे वो स्मेल बढ़ती जा रही थी। उसकी दोस्त मीना बोलती भी है कि अजय हमें यहाँ कुछ सही नहीं लग रहा है, मुझे लगता है यहाँ से चलना चाहिए हमें। लेकिन अजय बोलता है अरे यार जिस काम के लिए आए अगर वही नहीं किया तो क्या मतलब आने का, खर्चा हुआ है टिकट का। हम यहाँ वीडियो बनाएंगे और दुनिया को दिखाएंगे कि लोग कितने पागल हैं, ये सब अंधविश्वास में मानते हैं। इसीलिए अजय अपना मोबाइल निकालता है, कैमरा ऑन करता है और उसकी फ्लैश भी जलाता है। कैमरे को अपनी तरफ करते हुए अजय बोल रहा है कि हेलो गाइज, आज मैं आप लोगों को एक बेवकूफ़ी एक्सपोज करते हुए दिखाऊंगा। आज मैं आपको दिखाऊंगा कि जिस काल घर से आप डरते हो वहाँ पर कुछ भी नहीं है। और जैसे ही अजय अपने मोबाइल को आगे की तरफ मोड़ता है वो देखता है कि सामने एक बहुत बड़ा सा वेल यानी कुआं है। उसका मोबाइल ऑन है, वो आगे जा रहा है और वो देखता है कि वो जो गंध आ रही थी वो उसी कुएं में से आ रही थी। रात काफ़ी घनी थी तो अंधेरी की वजह से दिख नहीं रहा था कि अंदर है क्या जिसकी वजह से स्मेल आ रही है। तभी बारिश का मौसम होने लगता है, बारिश बहुत तेज़ आने लगती है और बारिश के साथ ही चमकती है एक कड़कती हुई रोशनी। वो रोशनी बिजली के चमकने की थी और उसी बिजली के चमकने से एक उजाला होता है और उस उजाले में दिखता है वो जो उस कुएं के अंदर था। और उस चीज़ को देखते ही ये दोनों ही थर थर काँपने लगते हैं। एंड गाइस मैं आपको बता दूं कि उस कुएं के अंदर बहुत सारी कटी हुई गर्दन पड़ी हुई थी, गर्दन जो कहीं और नहीं बल्कि अजय की तरफ ही देख रही थी। और इस चीज़ को देखते ही अजय बहुत डर जाता है। इनफैक्ट उसके हाथ से मोबाइल छूटकर उसी कुएं के अंदर गिर जाता है। वो जब मीना को बोलता है कि मीना देखो वहाँ पे बहुत सारे गर्दन है कटे हुए, लेकिन जब मीना देखती है तो उसे कुछ नहीं दिखता है। अजय को पागल जैसा प्रतीत होने लगता है, उसे लगता है कि उसका दिमाग उसके साथ खेल रहा है। इसलिए वो मीना से बोलता है कि क्या तुम्हें स्मेल आ रही है? तो मीना बोलती है हाँ स्मेल तो आ रही है लेकिन यहाँ से नहीं आ रही है, मुझे तो राइट साइड से आ रही है। अजय अब बहुत ज़्यादा डर जाता है क्योंकि ये स्मेल ही थी जिसकी वजह से उसने ये चीज़ देखी। और अगर स्मेल कहीं और से भी आ रही है, अगर ये बदबू कहीं और से भी आ रही है तो इसका मतलब वहाँ भी कुछ हो सकता है। अजय बहुत डर जाता है और वो मीना से बोलता है कि मीना यहाँ से चलते हैं। मीना भी बोलती है हाँ यहाँ से चल लेते हैं, लेकिन तुम तो मेरी बात कभी मान नहीं रहे थे, अब क्यों मानने लगे? अजय बोलता है क्योंकि मैंने खुद ही देख लिया। वो दोनों ही वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं लेकिन वो चाहे ना चाहे वो चले उसी जगह पर जाते हैं जहाँ से वो बदबू आ रही होती है। और वो देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारी लटकती हुई लाशें हैं। वो लाशें हैं जिनकी गर्दन नहीं है, यानी कि वो जो गर्दन थी वो उस कुएं में थी और उनका जो धड़ वाला पार्ट है वो इस रूम में लटक रहा है। वो लाशें हिल रही थी और उन्हीं हिलती हुई लाशों के उस तरफ से एक सफ़ेद कपड़े में उड़ती हुई लड़की दिखती है। एक लड़की जिसका शरीर पूरे तरीके से चीथड़े से उड़ा हुआ है। उसका शरीर बहुत ज़्यादा डरावना दिख रहा था। उसके अंदर के जो ऑर्गन्स थे, पेट से इंटेस्टाइन लटक रहा था। उसके मुंह से जीभ इतनी लंबी लटक रही थी मानो ज़मीन को टच कर रही हो। और ये चीज़ इन दोनों के लिए नॉर्मल नहीं था। ये दोनों ही वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं पूरे तरीके से, लेकिन वो देखते हैं कि वो अपने पैर को हिला ही नहीं पा रहे हैं और धीरे धीरे दोनों ही हवा में तैर रहे होते हैं। इससे पहले कि मीना या अजय कुछ कह पाते वो भूतनी आती है और अजय के सर को अपने मुंह से उखाड़ कर नीचे फेंक देती है और उसके शरीर को वहीं लगे एक खूंटे में टांग देती है बाकी लाशों के साथ। इस चीज़ को देखकर मीना बहुत डर जाती है, लेकिन वो भूतनी मीना को कुछ नहीं करती। मीना नीचे गिर जाती है, वो बहुत रोने लगती है, लेकिन वो भूतनी अब उस सर को ले जाकर उसी कुएं में डाल देती है। इसके बाद वो गायब हो जाती है। मीना रोती रहती है लेकिन उसकी कोई भी हेल्प नहीं करता क्योंकि वहाँ कोई था ही नहीं, क्योंकि वहाँ कोई जाता ही नहीं था। इसके बाद माना जाता है कि मीना अपने घर तो पहुँच गई, लेकिन ट्रॉमा उसे आज तक है। वो आज तक किसी रिलेशनशिप में नहीं आई क्योंकि वहाँ के लोग उसे पागल मानते हैं। एंड गाइस यही होता है, ये सारी चीज़ें सब लोग नहीं मानते हैं अनटिल अनलेस आप इसे एक्सपीरियंस कर लो अपनी आंखों से। लेकिन आपको क्या लगता है, किसी इंसान को अगर दुख मिलता है, दर्द मिलता है, जिस तरीके से ठाकुर रघुनाथ ने अपनी बेटी को बदनाम करके मार दिया था, क्या ऐसे लोग मरने के बाद भी जिंदा रहते हैं जैसे उसकी बेटी सुमन जिंदा थी? या फिर ये बस एक मनगढ़ंत कहानियाँ हैं, मरने के बाद कोई जीवन होता ही नहीं है? आपको क्या लगता है? आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, हम आपके सारे ही कमेंट्स को पढ़ते हैं। आई होप ये कहानी आपको इंटरेस्टिंग लगी होगी, थोड़ा सा डर भी लगा होगा और काफ़ी कुछ नया जानने को भी मिला होगा। फिलहाल के लिए वक्त आ चुका है इस वीडियो को एंड करने का और नई सुपर इंटरेस्टिंग और डरावनी वीडियो पर काम शुरू करने का। लेकिन जाने से पहले मैं हमेशा की तरह एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, अपनी क्यूरियोसिटी को डाय मत होने देना, नई चीज़ें सीखते रहना, अपने बेड के नीचे और खिड़की के बाहर ज़रूर देख लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में।